नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन की सुगबुगाहट की, लॉकडाउन की संभावनाओं की और उससे होने वाले नुकसान की। देश के 11 राज्यों में कोरोना की नई लहर चिंता का सबब बनी हुई है। सबसे ज्यादा कोरोना की मार महाराष्ट्र पर पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। कई जगहों पर मिनी लॉकडाउन तक लगाया गया है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। अब सवाल यह है कि क्या मिनी लॉकडाउन से भी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच सकती है? मिनी और संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर इंडिया इंक की अलग अलग राय है। मिनी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा असर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे भी पड़ रहा है और साथ ही अगर बात की जाए एफएमसीजी से जुड़ी कंपनीज का, तो उनका मानना यह है कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और उम्मीद के विपरीत प्रतिबंध लगते हैं तो हम तैयार हैं। हालांकि कोरोना की नई लहर से व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में डर देखा जा रहा है। कंपनीज नई भर्तियां नहीं कर रही हैं और बात करें रियल एस्टेट की, तो इस सेक्टर का मानना है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक साल में हमने काफी तैयारी की है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो मजदूर एक बार फिर से वापस लौट सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे 8 कोर सेक्टर भी दबाव में है और फरवरी में पिछले 6 महीने में सबसे तीव्र गिरावट इन्हीं सेक्टर्स में हुई थी। अगर लॉकडाउन लगा तो इस सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन लगना चाहिए? क्या लॉकडाउन का विकल्प नहीं हो सकता कोई और? कोरोना पर कैसे काबू पाया जाए? क्या उपाय करने होंगे? पहले पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट पर देखिए, उसके बाद खास मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। देश में कोरोना का बढ़ता कहर। कोरोना की नई लहर ने बढ़ाई चिंता। क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? देश में कोरोना का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कुछ शहरों में मिनी लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया। पुणे में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। हर तरह के मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए। स्कूल कॉलेज भी 30 अप्रैल के लिए बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि हालात को देखते हुए लॉकडाउन से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने से मना किया है। यूपी में भी कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मौजूदा हालात के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं, लेकिन लोकल लॉकडाउन को लेकर इंडिया इंक की अलग अलग राय है। मिनी लॉकडाउन से कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। एफएमसीजी से जुड़ी कंपनीज का मानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद के विपरीत प्रतिबंध लगते हैं तो भी हम तैयार हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन के मुताबिक अभी 2 महीने असर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नए मॉडल पहले ही बुक हो चुके हैं। नाइट कर्फ्यू का प्रत्यक्ष रूप से असर नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है। वे खरीदारी से बच रहे हैं। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि कोविड के नए खतरे को देखते हुए पहले ही कदम उठाए हैं। फैक्ट्री परिसर में ही वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगवाए गए ताकि काम पर असर न पड़े। हालांकि कोरोना की नई लहर से व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में डर देखा जा रहा है। कंपनीज नई भर्तियां नहीं कर रही। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक नाइट कर्फ्यू से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। रेस्टोरेंट, होटल पर असर पड़ा। पिछले 2 हफ्ते में डिमांड में कमी आई। एविएशन सेक्टर भी नई लहर से खासा प्रभावित हुआ। लॉकडाउन के डर से टिकट की बुकिंग में 15% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं स्टील निर्माताओं का कहना है कि दूसरी लहर का स्टील की डिमांड और सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सख्त लॉकडाउन लगता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अभी फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर आत्मविश्वास से लबरेज है। एक साल में इस सेक्टर ने खुद को तैयार किया है, लेकिन अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो मजदूर एक बार फिर से घर लौट सकते हैं। ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो मौजूदा वक्त में उपभोक्ता खरीद पैटर्न में बड़े बदलाव की खबर नहीं है। हार्डकोर सेक्टर स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर में फरवरी में पिछले 6 महीने की सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई। कोरोना के दूसरे वेव में ये सेक्टर और भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पर असर पड़ेगा। जीडीपी का ग्राफ भी नीचे जा सकता है।
जाहिर है कोरोना की नई लहर के बावजूद इंडिया इंक का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। कुछ सेक्टर को छोड़ दें तो अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो हालात बदल भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, सभी आर्थिक स्थितियों को देखते हुए खासतौर पे इस रिपोर्ट में आपने फोकस भी किया होगा, देखा भी होगा कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है। उस बाबत भी अगर देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, खासतौर पे तब जब कोरोना संक्रमण के मामले इस दौर में भी, इस वक्त में भी अगर देखा जाए तो 81,000 के पार हो चुके हैं 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, और अगर लगना चाहिए तो किन बातों पर खासतौर पर फोकस करना चाहिए, लॉकडाउन का आर्थिक रूप से क्या फर्क पड़ेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मुकेश मोहन गुप्ता जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं CIMSME के, और उसके साथ ही कपिल मंत्री हैं, जो कि सदस्य हैं एसोचैम के, और उसके साथ ही कुणाल गुप्ता हैं, अर्थशास्त्री, और पंकज जायसवाल हैं, वित्तीय विशेषज्ञ। ये सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश मोहन जी, आर्थिक स्थिति सबके सामने है देश की, और कोरोना संक्रमण को लेकर जो मामले हैं वो भी सबके सामने है, आंकड़ा बिल्कुल साफ है। लॉकडाउन लगना चाहिए क्या? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब देना प्रियंका जी बड़ा मुश्किल है। मैं ये कहूंगा कि लॉकडाउन हमारे खुद के हाथ, प्रधानमंत्री जी, देश के और भी, या आप जो मीडिया है भी हमें आगाह करते रहते हैं, ये हमारे हाथ में, मैं कह रहा हूँ ये है, क्योंकि अगर जो नियम है उसका हम सख्ती से पालन करें तो मैं समझता हूँ कि शायद लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। कोरोना से बचाव का जो दो मुख्य जो हमारे पास इलाज, एक वैक्सीनेशन जो शुरू हो चुकी है, ठीक है, वो थोड़ी अभी गति है उसकी और तेज की है और लोगों को लगती है, लेकिन उससे भी जो इम्पोर्टेंट तो हमारे पास जो एक शस्त्र है इस कोरोना के लिए, वो है कि हम सभी लगाएं, हम 2 गज की दूरी जो है उसका ध्यान रखें, अपने हाथ धोएं। हम जब मार्केट में देखते हैं, आपके चैनल पर भी, आप भी एक जागरूक चैनल के हिसाब से हमेशा दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, हम लोगों को सलाह देते रहते हैं, लेकिन कितने लोग अभी उनमें से मानते हैं। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि अगर हमें, देखिए, इस लॉकडाउन से बचना है तो ये जो एहतियात है इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी, और अगर फिर भी अगर कभी ऐसा स्थिति आती है कि जो ये कोरोना है ये कंट्रोल से बाहर होता है, तो मैं कहूँगा कि फिर तो लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी उस बाद में आती है। और जहां तक बात है कि पिछली बार लॉकडाउन लगा था वो शायद उतनी तैयारी हम नहीं कर पाए थे, पैंडेमिक था, पहली बार आया था, इसका एक्सपीरियंस नहीं था। आज भी समझता हूँ कि सरकार को भी, पब्लिक को भी, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, जो MSMEs हैं, बिजनेसमैन हैं, सभी को शायद इसके बारे में काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस भी हो गया है। और अब अगर ये लॉकडाउन लगता है तो शायद ये एक पूरा सिस्टमेटिक तरह से लॉकडाउन लगेगा पूरे देश में, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं या विभिन्न राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि भाई अब पूरे देश में लॉकडाउन तो शायद मुश्किल है, लेकिन ये लोकलाइज तरीके से अगर लॉकडाउन लगेगा तो हमें उसका भी कोई बहुत ज्यादा विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ अगर होगी तभी हम इकोनॉमी अपनी ठीक तरह से बचा पाएंगे। और फिर भी ये लॉकडाउन से बचने का तो यही कहूंगा कि एक ही उपाय है। हम देखते हैं मार्केट पे जब जाते हैं, देखते हैं कि लोगों ने कितना लाइटली लेना शुरू कर दिया। असली कारण ये हो गया कि अब डर खत्म हो गया है। उस डर खत्म होने की वजह से ये सोचते हैं कि यार ये कोई कोरोना वोरोना नहीं है, लेकिन ये डर अभी उतना ही है जितना पहले था और शायद उससे ज्यादा है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं आप इस पक्ष में हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो सतर्कता बरती जाए, लेकिन आपके पूरे बातों को सुनने के बाद लगता है कि संक्रमण के मामले को देखते हुए आप कहीं ना कहीं लॉकडाउन के पक्ष में कुछ हद तक हैं। कपिल जी, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी तैयार है लॉकडाउन के लिए? थैंक यू। पिछले लॉकडाउन में ऑब्वियसली हमें, हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट लगी। पहले क्वार्टर अगर आप देखें तो करीब 24% की वो क्वार्टर देश की GDP गिरी, और उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन सेकेंड क्वार्टर भी हम करीब 7.5% नेगेटिव रहे, और थर्ड क्वार्टर में जाके एक नॉशनल 0.4% की रिकवरी आई, एक ग्रोथ आई। तो अगर लॉकडाउन लगता है तो GDP पे और इकोनॉमी पे डेफिनेटली हिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है पुरानी सिचुएशन, जो मार्च अप्रैल की सिचुएशन थी और आज में, क्योंकि मार्च के टाइम पे लॉकडाउन लगाना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी था, 2 कारणों से। एक, ताकि हम जो कोरोना का स्प्रेड है इसको डिले कर पाए, और उस वक्त हम बिल्कुल भी तैयार नहीं।
उस दरमियान जो पहले 1.5-2 महीने 2.5 महीने तक लॉकडाउन रहा, उसमें हमारे देश ने, सरकारों ने, प्राइवेट सेक्टर ने, सबने मिलके बहुत कैपेसिटीज डेवलप की है ताकि हम कोरोना को सामना कर पाए, कोरोना से लड़ पाए। उससे पहले हम पीपी किट्स एक्सपोर्ट करते थे। आज की तारीख में हम 4.5 लाख पीपी किट पर डे बनाते और हम नेट एक्सपोर्टर हो गए। हमारा जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं वो करीब 4.5 गुना बढ़ गए हैं इस दरमियान में। जो सपोर्टेड वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स हैं वो 3 गुना बढ़ गए हैं। तो आज हम बहुत डिफरेंट सिचुएशन में हैं पहले से। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, ऑब्वियसली हम लाइटली नहीं ले सकते, लेकिन जो दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक है कि भाई बंद कर दो, जान है तो जहान है, पर दूसरा है कि देश के लिए लाइवलीहुड भी जरूरी है, रोजगारी भी है, अदरवाइज भी आदमी मरता है और जान से नहीं मरता तो दूसरी तकलीफों से मरता है। तो एक मुझे लगता है कि लॉकडाउन वापस एक सर्वव्यापी देशव्यापी लॉकडाउन सिचुएशन नहीं आएगी और नहीं आनी चाहिए। जो बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें उस शहर बेसिस पे ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, कर्फ्यू होना चाहिए। सरकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रॉम होम कर सकें, लिमिटेड आवर्स के खुला जाए, अननेसेसरी रात को जो लोग पार्टी करने के लिए घूमने के निकल जाते हैं, जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको थोड़ा सा रोका जा सकता है ताकि इम्पैक्ट तो आएगा इकोनॉमी पे, फर्क तो पड़ेगा। जैसे कि आज की सिचुएशन अगर बढ़ते हुए केसेस में फिर से ट्रैवल कम हो गया है, लोगों का बाहर जाना है, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, इनमें बहुत जल्दी इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन बाकी चीजें अगर चलते रहे, लोग काम करते रहे, घर से करते रहे, तो बाकी सब चलता रहेगा। जो पिछली बार इम्पैक्ट जब 24% आया था, वो इस बार हो सकता है अगर काम से चले इतने केसेस बढ़ने के बाद भी शायद 2-3% 4% रह जाए और वो हम अफोर्ड करें। ठीक है कुणाल जी, अभी जिस तरह से बता भी रहे थे कपिल जी कि लगातार अगर देखा जाए तो पिछले साल कहीं ना कहीं पूरी तैयारी नहीं थी, प्लान नहीं था, लेकिन क्या अभी चूंकि हम पिछला यानी कि 2020 में लॉकडाउन झेल चुके हैं, पूरी तरीके से लॉकडाउन झेल चुके हैं, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हर किसी ने लॉकडाउन के जो नतीजे रहे वो सबके सामने थे। वो मंजर भी हम लोगों ने देखा जब मजदूर एक तबका बाकायदा सड़कों पर उतरा हुआ था और कहीं ना कहीं घर वापसी कर रहा था। तो अब चूंकि उससे लेसन ले लिया गया है और एक बार फिर से जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अब अगर प्लानिंग के साथ भी मान लीजिए लॉकडाउन लगाया जाता है तो क्या सिर्फ असर होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी? अर्थव्यवस्था की कमर तो टूट जितना उसको असर होना था उतना तो असर हो ही चुका है। हाँ। टूटेगी नहीं जितनी बुरी तरीके से। आई थिंक जो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया था हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का, वो बहुत बड़ा हमने कोलैप्स देखा। अभी भी कहीं ना कहीं जो उसका पूरा का पूरा कंप्लीट इम्पैक्ट है वो हमारी नजर के सामने नहीं आया है। हम एक बहुत बड़ा सेक्टर भूल जाते हैं व्हेनेवर जब भी हम अर्थव्यवस्था के ऊपर इम्पैक्ट की बात करते हैं, हम एजुकेशन सेक्टर को पूरा का पूरा भूल जाते हैं। अब करीबन 1 महीना पहले मैं किसी और शो में था और एक काफी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर हम लोग टिप्पणी कर रहे थे और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक है कि बहुत मुश्किल से पिछले करीबन 15-20 साल के उपायों से, कोशिशों के बावजूद के बाद बहुत सारी जगह बच्चे स्कूल पहली बार पहुंचे थे। मिड डे मील हो या किसी और परियोजना के थ्रू बच्चा पहुंचा उस स्कूलों में। लड़कियां बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंची थी। तो हमारे देश का ये हाल जो बड़ी मुश्किल से चेंज होना ही शुरू हुआ था पिछले कुछ 5-7 सालों में, एजुकेशन की तरफ जो छोटे तबकों के लोगों का बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जो रुझान बढ़ा था, और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ये जो कोविड की वजह से उसका इम्पैक्ट भी 5-7 साल का इम्पैक्ट, आगे के 5-7 सालों तक की इम्पैक्ट हमें नजर में आएगा। बिकॉज बच्चे, जैसे आपने खुद बोला कि लास्ट ईयर पूरा का पूरा हमें लेबर क्लास सड़क पे उतर गया था गांव जाने के लिए और बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है। अभी भी बहुत सारा माइग्रेंट वापस नहीं आया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, बंगाल से वापस नहीं आया है और लोकल इंडस्ट्री इतनी क्रिएट नहीं हुई है। जो आज के इलेक्शनों के मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री की आज बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए है बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ गया है बड़े शहरों में। दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर में इन्फ्लेशन बढ़ गया है जिसका इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी इकोनॉमिक सर्वे दिखा नहीं रहा है। बट अगर आप खुद रोजमर्रा की चीजें देखिए तो लिटरली एवरीथिंग, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हर इंडस्ट्री के लिए, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एनी अदर इंडस्ट्री, सब
रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी हुई है, ओवरऑल सर्विसेज की कॉस्ट इस टाइम पे इन्फ्लेटेड है, ना तो उसका प्रभाव कहीं दिखाया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर में जो प्रभाव पड़ रहा है वो तो खैर प्राइवेट सेक्टर में भी दिखेगा अगले 2 सालों में, 3 सालों में। जो बच्चे को इम्पैक्ट हुआ है उसकी मानसिकता को, उसका इम्पैक्ट है, बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आई थिंक अभी भी जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो तो बिल्कुल देखने को नजर आता ही है। आई मीन किसने सोचा था बड़े बड़े रेस्टोरेंट जब कोई बंदा जाता था अपना बनाता था, किसको लगता था कि इसमें कभी फुटफॉल कम हो सकती है कि हमने वी हैव क्रिएटेड 12 महीने इंडिया में तो खाना कभी बंद ही नहीं हो सकता। जैसे था कि एजुकेशन, फार्मा और हॉस्पिटैलिटी 3 ऐसे सेक्टर हैं जिनको कुछ हुआ नहीं जा सकता इस देश में, बिकॉज इसमें देश में इतनी जरूरत है। किसी को पता नहीं था कि कभी ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हिल सकती है, टूरिज्म इंडस्ट्री हिल सकती है, और उसका इम्पैक्ट तो पूरा का पूरा अभी भी नजर आ ही रहा है हमारे को। और जो हमारे जो कंजम्पशन हैबिट्स हैं उनके ट्रेंड जो चेंज हुए हैं, अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी अभी तक इकोनॉमिक सर्वे, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट अभी तक उनको लेके वापस आई नहीं है कि उनके जो ट्रेंड चेंज हुए हैं, जो हमारे बिहेवियरल ट्रेंड चेंज हुए हैं, जो हम ई कॉमर्स की तरफ बढ़ गए हैं, जो बहुत सारा अब अमेजोन या फ्लिपकार्ट का जरूरत जो बढ़ गई है, उसका जो छोटे व्यापारी को, अब किराने वाला तो बच गया, किराने वाले को तो नेसेसिटी गुड्स में डाल दिया गया, लेकिन जो बाकी रिटेल शॉपिंग है वो तो बहुत हद तक काफी जगह नहीं हुई है। बच्चों की स्कूलों की जो यूनिफॉर्म है वो बनाने वाले व्यक्ति घर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो सीजनल कपड़ा बनाता है भारत देश में, जो गांधीनगर की मार्केट हो गई, जो छोटे छोटे शहरों की मार्केटें हो गई, जहाँ पे समर का स्टॉक, विंटर का स्टॉक तो पूरा का पूरा उठा नहीं। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अभी तक हमने देखा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कोई रिसर्च रिपोर्ट लाइव रिजल्ट नहीं निकालती है। कम से कम जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट है, हम आज भी 2011 के कंसेंसस पे बैठ के अपने डिसीजन लेते हैं, तो बाय द टाइम जब तक 2020 का रिजल्ट आएगा तब तक तो और 2 साल निकल जाएंगे। बिल्कुल, बट दैट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस इन इंडिया। बट मेरे ख्याल से जहां तक देखा जाए, लॉकडाउन की जरूरत, जैसे गुप्ता जी ने बोला शुरू में, कि आई थिंक कहीं ना कहीं जो ये फालतू के जो, क्या हम लोग जी नहीं सकते थे बिना होली मनाए? बिल्कुल जी सकते थे। क्या हम लोग जी नहीं सकते बिना कोई त्योहार मनाए? बिल्कुल जी सकते हैं। क्या हम लोग बिना बाहर जाए जी नहीं सकते? जी सकते हैं। और वो पिछले साल के लॉकडाउन ने दिखा भी दिया, पिछले साल के लॉकडाउन ने दिखा भी दिया। लॉकडाउन ने दिखा, बिल्कुल। फैमिली एफिनिटी बढ़ी कई लोगों की, कई लोगों का यातायात बंद हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी बहुत इम्पैक्ट हुई। हेल्थ के जो पेरिफेरल हेल्थ थे, जो डायबिटीज के केसेस थे, ऑर्थो के केसेस थे, हाइपरटेंशन के केसेस है, कहीं ना कहीं देश में कम तो हुए ही हैं, बिकॉज लोगों को टेंशन कम हुई, बाहर से कम गए। तो कहीं ना कहीं यस, हम लोग ये जो फालतू का जो बाहर जाना है, जो बिल्कुल नॉन नेसेसिटी जिसे कहते हैं, जो बिल्कुल अनिवार्य नहीं है बाहर जाना और घुलना मिलना, उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन ना करके बल्कि अगर खुद पे ही संयम रखा जाए, जो बेवजह की चीजें हैं उनको अगर करने से बंद कर दिया जाए, खासतौर पे यानी कि लापरवाही को अगर आप एक तरह से दरकिनार करते हैं, सावधानी बरतें, एहतियात बरतें, तो काफी हद तक जो परिस्थिति है उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है और शायद लॉकडाउन की जो एक समय है वो ना आए। लेकिन पंकज जायसवाल जी, वित्तीय विशेषज्ञ हैं आप और भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझते भी हैं, जानते भी हैं। अगर पिछले साल के लॉकडाउन की बात की जाए, 2020 के लॉकडाउन की बात की जाए, तो एक जो बड़ा तबका था, खासतौर पे हम अगर देखा जाए कमाई के नजरिए से, बड़े तबके को झटका लगा। मीडियम क्लास जो कि मिडिल क्लास है, उसको एक तरह से देखा जाए तो उसकी कमर टूटी। लेकिन जो लोअर तबका है, जो कि एक कहा जाए कि रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, वो पूरी तरह से बिखर गया था। तो इस बार खासतौर पे उस लेसन के बाद क्या रिस्क लेना सही है क्या लॉकडाउन को लेकर? देखिए, लॉकडाउन को आप हमेशा जो है इकोनॉमिक पैरामीटर पे उसको कसने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। इकोनॉमी को लॉकडाउन से उतना खतरा नहीं है जितना कोरोना से खतरा है। इकोनॉमी को कोरोना से ज्यादा खतरा है, बशर्ते लॉकडाउन के। लॉकडाउन से हो सकता है कि हम इकोनॉमी को बचा ले जाए। कोरोना से अगर हम बच गए तो, सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी के घर में कोरोना हो जाता है, आप उसका इकोनॉमिक, आप जिस व्यक्ति से बात करें कैसे हो रही है। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है पंकज जी। हाँ, अगर किसी के घर में कोरोना हो जाता है, आप उस घर का इकोनॉमिक कंडीशन देखिए कैसे चेंज हो जाता है। अगर वो आदमी सर्वाइव हुआ तो उसकी पूरी लाइफ वर्किंग चेंज हो जाती है। अगर वो आदमी सर्वाइव नहीं हुआ तो उसके पूरे घर का इकोनॉमी खराब हो जाता है। और ये अगर डेटा बढ़ता गया, आप देखिए पिछले लॉकडाउन जब हुआ था तो हमारा जो इंक्रीज रेट है डबल होने का या 80,000 तुरंत पहुंचने का बहुत लंबा पीरियड लिया था, क्योंकि
इमीडिएट हमने लॉकडाउन लगा दिया था और स्पीड उतना नहीं हो पाया था। इस पर रेट आप देखेंगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आज हम इसको नहीं रोकेंगे, अगर इस कोरोना के इंक्रीज रेट को नहीं रोकेंगे तो हम इकोनॉमी को उपभोग करने के लिए बचेगा कौन? हर घर में अगर एक घटना हो जाएगी, उस घटना के बाद भगवान करे कैजुअलिटी ना हो, लेकिन कोरोना होना भी अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि कोरोना के बाद भी हेल्थ इम्पैक्ट रहते हैं। तो सरकार के पास सबसे बड़ी मतलब चुनौती यही है कि मानवीय संसाधन को बचाए। हम भूल जाते हैं कि हम भी एक रिसोर्स है इकोनॉमी के, और हम ही सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। हम जिंदा रहेंगे तो हवाई जहाज भी चलाएंगे, हम जिंदा रहेंगे तो ट्रेन भी चलाएंगे, हम जिंदा रहेंगे तो होटल रेस्टोरेंट सब चलाएंगे, और हम ही नहीं रहेंगे तो कौन चलाएगा? तो इतना इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज एसेट्स है, इसके सर्वाइवल के लिए अगर सरकार लॉकडाउन लेती है तो हमारे ख्याल से उचित होगा। क्योंकि आपने देख लिया है कि सेल्फ डिसिप्लिन का लाख अपील होने के बाद भी दादर की सब्जी मंडी में भीड़ हो रहा है। छोटे से छोटे ऑफिस में भी आप देखते होंगे कि 100 लोगों को मैनेज करना और 20 लोगों को मैनेज करने में अंतर होता है। यहाँ हम 25 करोड़ या 135 करोड़, यदि स्टेट की बात करें, यूपी की तो 24 करोड़, महाराष्ट्र की बात करें तो 15 करोड़, देश की बात करें 135 करोड़। हम ये एक्सपेक्ट करें कि लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। और प्रैक्टिकली हमने देख लिया है कि लगातार चेतावनी उद्धव ठाकरे जी के द्वारा देने के बाद भी लोगों के अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आया है, और रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज जिंदा होना जरूरी है। सब सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को हेल्दी रखना, हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स रखना, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स ही प्रोडक्टिव होगा, वही इकोनॉमी को चलाएगा। इसलिए ये आंकड़े में ये हो जाएगा वो हो जाएगा फिलहाल के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि घर पे संकट आया है। तो हमें उस लिहाज से पूरा चिंतन रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अगर देखा जाए पंकज जायसवाल जी तो जहान से ज्यादा जान को तवज्जो देते हैं कि जान होनी जरूरी है, जान होगी तभी जहान होगा। बिल्कुल। लेकिन मुकेश मोहन गुप्ता जी एक बात बताइए, अभी जिस तरह से पंकज जी कह रहे थे कि देखिए लॉकडाउन से उतना खतरा नहीं है जितना कोरोना से खतरा है, सहमत है इस बात से? मैं समझता हूँ कि पंकज जी की बात से बिल्कुल करें, और मैंने शुरू में यही कहा था कि देखिए अगर हम देखें कि इस लॉकडाउन से हमारी को नुकसान कितना हुआ, ठीक है, शुरू में जरूर दिक्कत हुई, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई महीनों से जो जीएसटी का कलेक्शन वो 1 लाख करोड़ से पार, जो हमारा इम्पोर्ट है वो बड़ी तेज गति से चल रहा है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर वो हमारा पूरा ग्रोथ पाथ पे जा रहा है। मैं ऐसे समझता हूँ कि इकोनॉमी में कोई दिक्कत आएगी, 3 महीने के लिए प्रॉब्लम आ भी गई, और हम हैं तो जी की बात से 100% है। और ये मैंने जब शुरू हुआ था तब भी मैं यही था कि हाँ बिल्कुल अगर लॉकडाउन लगाना है तो लगा देना चाहिए। जिस स्पीड आप याद कीजिए जी, जब पिछली बार शुरू हुआ था तो हम लोगों के मन में क्या था? हम लोगों के मन में ये था, सबके मन में शायद होगा कि भाई देखिए भारत एक 135 करोड़ यहाँ पर लोग हैं, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर की कोई नहीं है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर है। उनको ये भ्रम था, देखना चाहिए ऐसा होगा पर थोड़े हॉस्पिटल तो सारे भर जाएंगे, कोई बेड नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, सड़कों पर बॉडीज पड़ी होंगी, मतलब यहाँ तक लोग बात करने लगे थे। हुआ क्या? ना हॉस्पिटल में बेड की कमी थी, ना वेंटिलेटर की, ना कोई ऐसा अनुभव थे, ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि वो जो लॉकडाउन शुरू में था शायद बहुत अच्छी तरह 2 काम तो ये किया, जो स्टेप था वो थोड़ा स्लो हो गया। दूसरा, जो सरकार को तैयारी करनी थी वो समय में लॉकडाउन के समय उन्होंने अपनी तैयारी की। तो ये जो शुरू का लगा, चाहे वो बिना तैयारी लगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी था, और उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। देखिए इस चीज के फायदे सामने हैं, लॉकडाउन के फायदे भी हुए। लॉकडाउन से फायदे ये हुए कि आप अगर बड़ी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो जो प्रॉफिट है वो बढ़ी, इसलिए है कि 2-3 चीजें मैं जरूर कहूंगा कि आप इसको ध्यान दें। देखिए पहली बात तो ये, पिछले दिनों कोई कंपनी ने बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, उसकी वजह से लोन भी नहीं लिया, डेट। बहुत सारी कंपनी रेशोज है, डेट इक्विटी रेशो, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, नेटवर्थ की रेशो है, वो जिन कंपनीज की जो ये गड़बड़ा रही थी रेशो ठीक हो, क्योंकि उनका रिपेमेंट चलता रहा, और कोई और लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारी के जो खर्चे थे ऐसे, जैसे आप समझिए कहीं
रेंट के खर्चे कम हो गए, कहीं ट्रैवलिंग कन्वेंस के खर्चे कम हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे कम हो गए, ऐसे न जाने कितने जो एक्सपेंसिव थे। आज हम और आप बैठकर बात कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठ के बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लॉकडाउन से पहले शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं भी आपके चैनल पर आया हूँ और भी चैनल्स पर हम जाते हैं, हमारे जो और वो भी जाते होंगे। सबको एक से दूसरी जगह तक जाने में कितना पेट्रोल खर्च होता था, कितनी एनर्जी खर्च होती थी, ये सब चीजों से अब हम बच गए। शायद हमें इस चीज की आदत पड़ गई है कि भाई ये काम अब हम घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। मैं ऐसे समझता हूँ कि जहां हम मार्च 2020 से पहले इकोनॉमी के हिसाब से देखें, अभी हम पिछले 3 महीनों से हम उस हिसाब से, उस लिहाज से भी उससे भी ऊपर आते इकोनॉमी की बात। तो जीएसटी एक मेजर एक है जो बताता है कि भाई हमारा जो देश की जो डिमांड सप्लाई टर्नओवर सेल परचेज ये किस हिसाब से चल रहा है, एक्सपोर्ट मैंने कहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो और जहां तक आप की बात, देखिए सरकार भी तैयार है। अभी आपको उन्होंने क्रेडिट लाइन अनाउंस कर दी है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए खास तौर पे, इसकी गाइडलाइन बहुत जल्द आ जाएगी। ये जो नेशनल क्रेडिट ट्रस्ट फंड है ये बहुत जल्द उसकी गाइडलाइंस भी निकलेगा। तो सरकार भी मतलब इन सब चीजों पर कंसर्न है, उसके लिए जो जरूरी जो सपोर्ट ने कहा जरूरत है उनको वो देने के लिए तैयार है और अनाउंसमेंट भी करती है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए प्लानिंग के तहत अगर किया जाएगा, अगर लॉकडाउन प्लानिंग के तहत किया जाता है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पहलू और भी है जिस पर चर्चा करने की जरूरत है। कुणाल गुप्ता जी, यहां पर अगर देखा जाए लॉकडाउन अगर लगता है, एक सामान्य वर्ग की बात कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मॉल नहीं जाएगा घूमने के लिए, पिक्चर देखने नहीं जाएगा, पार्क में नहीं जाएगा, या फिर जो उसके एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 महीने के लिए भी कोई फैक्ट्री बंद होती है, उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, जरा उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। कि आपको नहीं लगता कि अगर लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है तो एक बार उनके विषय में भी सोचना जरूरी है? फैक्ट्री वर्कर के बारे में भी सोचना जरूरी है और जो फैक्ट्री चला रहा है उसके बारे में भी सोचना जरूरी है। हाँ। हमारे देश में ऑन एवरेज एमएसएमई में 6 से 10 व्यक्ति ही एक फैक्ट्री में काम करता है या एक छोटी सी एमएसएमई संस्था में काम करता है। और क्या क्या गुजरी है उस व्यक्ति पे, उसकी तो कोई बैंक वाला लोन देने को तैयार भी नहीं होता। अगर कहीं ना कहीं जो छोटे एमएसएमईज ने इतने बंदों को सपोर्ट करा है और अल्टीमेटली मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हमारे देश का जो मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट है वो सारा का सारा एमएसएमई सेक्टर में ही है। कोई एमएनसी में तो मेजर एम्प्लॉयमेंट है नहीं हमारे देश का। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा एमएसएमई है उसके अंदर ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। अगर आप कभी कोई मॉल देखें या कहीं कोई मार्केट की संरचना करें अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, तो अल्टीमेटली 4 तरीके की दुकानें, या तो आपकी हलवाई की स्वीट की दुकानें हैं, या आपकी जूते कपड़े की दुकानें हैं, आपकी कितनी ज्यादा तरीके की दुकानें हैं। अगर आप किसी मार्केट की कल्पना करते हैं तो अल्टीमेटली 4-5 तरीके की दुकानें हैं, एंड ऑल ऑफ देम सारे के सारे एमएसएमईज हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस वर्ग को। एंड जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और ये जो इकोनॉमिक सर्वेज हैं उसका इतना बड़ा अभाव है कि जब 2-3 साल बाद ये सर्वे निकल के आएंगे तो कोई सरकार शायद उनके लिए कोई ना कोई इंसेंटिव एज अ नोशनल बेसिस लॉन्च कर देगी कि ये सेक्टर को 2020 में घाटा हुआ था। जो घाटा हुआ वो आदमी खत्म हो चुका होगा आज तक, इतने बड़े कर्जे के अंदर डूबा हुआ होगा। तो यस, ये इट इज इकोनॉमिक लॉकडाउन इज बहुत बड़ा धक्का है लोगों के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं, जैसे आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो पिछले साल हमारा जितना लेबर क्लास जो बेचारा शहर छोड़ के गांव गया, कोई ना कोई ड्रीम के साथ आया होगा, कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए आया होगा शहर में, उसके तो उसमें से 20% के तो सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इमोशन की कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो न्यूज में नहीं आते। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस सेक्टर को तो बहुत बड़ा धक्का लगता है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे फ्यूचर बनाया जाएगा इस सेक्टर का, कैसे एमएसएमई को बड़ा करा जाए, कैसे उसको सपोर्ट करा जाए, खड़ा रखा जाए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी, कोई इंसेंटिव किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। ऑन द ग्राउंड देयर इज जीरो। जैसे आज मोदी जी ने बोला आदमी आत्मनिर्भर है, तो अपने आप में खड़ा है तो खड़ा है, नहीं खड़ा तो खत्म है। तो इकोनॉमिक लॉकडाउन का तो सिंपल स्ट्रेट इम्पैक्ट है ये। आपने लॉकडाउन करा 3 महीने के लिए, आपने बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे, चलो सोचा समझा नहीं, उस टाइम नहीं सोचा समझा, आपके पास 3 महीने थे, 6 महीने थे सोचने समझने के लिए, कुछ कर देते, बजट में कुछ कर देते, कुछ भी नहीं निकल के आया।
बट यस आई हैव बहुत सिंसियर थॉट्स हैं कि कैसे बचेगा ये व्यक्ति जो स्पेसिफिकली सेक्टर में ऑलरेडी जूझ रहा है, जो पिछले 1 साल से ऑलरेडी कैश लॉस पे चल रहा है, कैश के अभाव में चल रहा है, फंड फ्लो की नुकसान में चल रहा है, टैक्सेशन लॉसेस में चल रहा है। गवर्नमेंट ने तो टैक्सेस भी माफ नहीं करे इस सेक्टर के लिए, हाँ। जो कि करा जा सकता था। जब इनकी कलेक्शन बढ़ चुकी है, दे हैव क्रॉस 1 लाख करोड़ से ऊपर जीडीपी कलेक्शन, ये जीएसटी कलेक्शन आ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं इस वर्ग का कहीं ना कहीं लोन खत्म करा जा सकता था, कुछ करा जा सकता था। ऑन द ग्राउंड बातें करने को है, बट कुछ है नहीं। कोई सब्सिडी किसी भी प्रकार का, कोई कैश इंसेंटिवाइजेशन कराओ बजट में कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी जाए। और मैं आपको बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो इन्फ्लेशन है मार्केट में, आप भी आई एम श्योर मार्केट से जुड़े हुए हैं, और जितने भी हमारे बिजनेसमैन इस शो को देख रहे हैं, एवरीबडी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा तो मेरे को इस पॉइंट पे काट पाएगा कि जो सारे के सारे रॉ मटेरियल की सप्लाई है, लेबर की सप्लाई है, उसमें कम से कम 20 से 30% का इजाफा हुआ है। कहाँ से जाएगा पैसा, कहाँ से आएगा? बिल्कुल। कपिल जी, ये जो परिस्थितियां बनी हुई है उस बाबत हमने देखा कि जब पिछले साल यानी कि 2020 की बात की जाए तो उस दौरान जब कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे तो बकायदा लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन को हटाया गया यानी कि अनलॉक किया गया, और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पटरी पर अर्थव्यवस्था आती हुई नजर आई। हालांकि पूरी तरीके से नहीं आई है, खासतौर पर कुछ सेक्टर्स की अगर स्पेशली बात की जाए, लेकिन उस दौरान भी अगर देखा गया तो एक दूसरी लहर आती है, तीसरी लहर आती है, और अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर लोग उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी लहर है पूरे देश में, इस बाबत क्या आपको लगता है कि पिछली बार कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई है जिसके चलते दूसरी लहर में ये परिस्थितियां बन गई हैं? क्योंकि 89,000 से ज्यादा के आंकड़े पिछले साल भी नहीं थे। प्रियंका जी, लापरवाही हुई है एक्चुअली, और वो सरकार की लापरवाही नहीं है, एक्चुअली हम नागरिकों की लापरवाही है। कि हम इतना बड़ा देश है, 130 करोड़, एक डर हमें बांध के रख, राइट? कल्चरली ऑल्सो, हमारे हिस्टोरिकली भी हमें बचपन से कई चीजों में डरा के रखते थे। आज अमावस्या आज ये नहीं करते, या बिल्ली रास्ता काट के बाहर क्रॉस नहीं करना, ठीक आगे नहीं जाती, एक डर से हम चलते थे। शुरू में एक्चुअली बहुत डर था, कोरोना के केसेस कम थे। अब फॉर सम रीजन डर बहुत कम हो गया है, हम सब बहुत लापरवाह हो गए, और इसी का नजरिया है। आप शुरू में आप देखिए, कोई भी आदमी बाहर निकलता था मास्क 100% होता। अब धीरे धीरे मेरे ऑफिस में भी इधर उधर लोग, कोई फैमिली फंक्शन होता है, 30-40% लोग मास्क लगा के रखते हैं। तो वो डर एक तो खत्म हो गया है। हमारा जो चेंज आया था वापस कल्चरली, कितना सैनिटाइजर यूज करते थे, हैंड वॉश करते थे बार बार, वो सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो लॉकडाउन एक एक्सट्रीम सोल्यूशन है ना, बट दुनिया, हमारे देश, हम लोग हमेशा एक्सट्रीम्स पे काम नहीं कर सकते। हमारे पास एग्जाम्पल्स है हांगकांग जैसे देश का, जिन्होंने लॉकडाउन ऑलमोस्ट नहीं लगाया, बहुत छोटी टाइम के लिए, जनवरी अभी 2021 में उन्होंने जाके लॉकडाउन लगाया। एक बहुत ही ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है, छोटे से देश में 75 लाख लोग रहते हैं, और आज तक उनका संक्रमण सिर्फ 12,000 लोग संक्रमित हुए हैं, कोई बिना लॉकडाउन के, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन से काम किया। सार्स के टाइम पे, 2013 के टाइम पे उन्होंने इस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए उन्होंने इसको सीरियसली लिया। और सिर्फ अगर आप देखें तो 0.15% ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी उनकी इफेक्ट हुई है। वहीं कंपैरिजन में करें, हमारा देश इतना बड़ा होने के बाद पॉपुलेशन ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, बट अगर परसेंटेज में देखें तो आज की तारीख तक ऑलमोस्ट 0.9 to 1% तक हम लोग, हमारी पॉपुलेशन इफेक्ट हो चुकी है। तो खुद एक डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है। सरकारों का ऑब्वियसली अपना रोल है, लिमिटेड टाइम तक कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी ताकि लोग भी अलाइन रहें, उसके साथ में चलें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कंप्लीट लॉकडाउन हमारे देश के लिए सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि हम खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और आगे बढ़ते रहें और सावधानी से बढ़ें। यानी कि सावधानी बरतने की जरूरत है। पंकज जायसवाल जी, अभी आप जिस तरह से कह रहे थे कि लॉकडाउन से उतना खतरा नहीं है जितना कि कोरोना से खतरा है, तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, खासतौर पे जब कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आखिर सरकार लॉकडाउन लगाने में देरी क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या यही मानकर चला जाए कि तैयारी पूरी नहीं है? लॉकडाउन लगाने में देरी, एक्चुअली पिछला जो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट का, उससे थोड़ा सा वो संकोच कर रही है लॉकडाउन लगाने के बाद, जिस तरह से रिएक्शन हुआ था। और हमारे ख्याल से ये सरकार की गलती है
और स्पेशली मैं महाराष्ट्र सरकार को बोलूंगा, बाकी जगहों में उतना संक्रमण नहीं है, सबसे ज्यादा जो संक्रमण है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में अर्बन में है। तो अर्बन एरिया में लॉकडाउन सरकार को लगा देना चाहिए, यहाँ सरकार चूक कर रही है हमारे ख्याल से, क्योंकि रैपिड फायर की तरह मुंबई में अगर आप देखेंगे तो रैपिड फायर, मैं खुद मुंबई में हूँ, रैपिड फायर की तरह ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो जितना लेट करेंगे, अभी कल उद्धव ठाकरे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने खुद बोला कि लगभग 50% कैपेसिटी हमारी इंगेज हो गई है, मेडिकल कैपेसिटी, बचा हुआ 50%, और कोरोना का जो रेट है वो इतना तेजी से डबल होने की कगार पे है कि जल्दी से वो भी कैपेसिटी अगर इंगेज हो जाएगी तो लाएंगे कहाँ से। और उन्होंने एक चीज और बोला कि हम मशीन चलो बढ़ा दिया, फिजिकल चीज है, मशीन बढ़ा दिया, रूम बढ़ा दिया, वेंटिलेटर सब कुछ बढ़ा दिया, डॉक्टर और नर्स कहाँ चलाएंगे? तो ये जो संकट है कोरोना का, इसमें अगर सरकार डिले कर रही है लॉकडाउन को, तो वो हमारे साथ सरकार से चूको। सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए आप, जैसे हम लॉकडाउन बोलते हैं, हमको लगता है कि वो मार्च 2020 वाला लॉकडाउन होगा, हमको वो नहीं सोचना चाहिए कि वो वाला लॉकडाउन होगा, क्योंकि वो लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में बहुत बड़ा अंतर होगा। उस समय हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था लॉकडाउन का, हमारी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हुआ। आफ्टर लॉकडाउन क्या इफेक्ट होगा उसका कोई हमारे पास तस्वीर नहीं था। कोविड लिविंग प्रैक्टिस की हमारे पास तस्वीर नहीं थी, कोविड में वर्किंग कैसे करेंगे उस प्रैक्टिस की हमारे पास तस्वीर नहीं थी। ये पूरा एक साल हमने कोविड से सीखा है, लॉकडाउन से लड़ना सीखा है। सरकार के पास भी एक तस्वीर है कि हमें लॉकडाउन लगाएंगे तो ये चीजों को ऐसे ऐसे करना है, ये माइग्रेशन को रोकना है। हम फैक्ट्री नहीं बंद करेगी सरकार, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने बोला था कि फैक्ट्री चालू रखो। पहली बार तो ऐसा हो गया था कि पूरी बिल्डिंग, एक केस हुआ तो पूरी बिल्डिंग सील और इस तरह से बिल्डिंग वालों को देखा जाता, अब तो वो नहीं है। अब तो फ्लोर में भी सिर्फ वो घर सील करते हैं। तो जो एक माहौल पिछली बार बना था कोरोना को लेकर, वैसा माहौल और वो फियर अभी नहीं है। सरकार भी समझ चुकी है, लोग भी समझ चुके हैं कि इसका मारक एरिया क्या है। तो जो लॉकडाउन इस बार लगेगा वैसा नहीं लगेगा, और मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं बंद होगी। जो डर है कि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी बंद नहीं होगी, क्योंकि सरकार उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। मजदूरों का पलायन भी वैसा नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था, क्योंकि पिछली बार अनिश्चितताएं ज्यादा थी, इस बार अनिश्चितताएं नहीं है। सरकार के पास तैयारी के लिए पूरा पर्याप्त समय भी है और साधन भी है। बिल्कुल। और दूसरा एक चीज आपने देखा होगा, एक लर्निंग और हमको पिछले एक साल में मिला है कि हमारा जो इंडिया है वो सेल्फ सस्टेन्ड है। हमने लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि हम खाने के मामले में सेल्फ सस्टेन्ड थे, खाद्यान्न के मामले में। और आज भी लॉकडाउन, कोरोना का सेकेंड वेव में हमारा जो रूरल बेल्ट है वो उतना प्रभावित नहीं है। 60 to 70% हमारा रूरल बेल्ट अभी भी बचा हुआ है। तो हमारी एग्रो इकोनॉमी, जो मेजर बेस कंट्रीब्यूटर इकोनॉमी, एग्रो बेस अभी भी इकोनॉमी जो है हमारी, वो सेफ है और इंडिया को कई सालों तक सेल्फ सस्टेन्ड रख सकती है। अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमी के पार्ट भी न बने और आइसोलेट हो जाए, पूरा इंडिया आइसोलेट भी हो जाए दुनिया से, तो बिकॉज ऑफ एग्रो इकोनॉमी वो सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है इंडिया की। तो सरकार अब की बार लॉकडाउन लगाएगी तो रूरल एरिया, अर्बन में भी कंटेनमेंट जोन, बहुत सारा डेटा और एनालिसिस उसके पास है, जिसके बेसिस पे वो लॉकडाउन ऐसे लगाएगी कि वैसा इकोनॉमिक इम्पैक्ट न पड़े जो पिछली बार लॉकडाउन में पड़ा था। इसलिए जब हम लॉकडाउन कहें तो उसको हम ये बोले कि न्यू लॉकडाउन, जैसे न्यू नॉर्मल बोलते हैं वैसे न्यू लॉकडाउन, तो नया लॉकडाउन लगाएगी, ये पुराना लॉकडाउन नहीं लगाएगी। बिल्कुल, यानी कि इसमें कुछ रियायतें रहने वाली हैं। मुकेश जी, एक बात बताइए, अभी जिस तरह से कह भी रहे थे कपिल जी कि बाकायदा इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, खासतौर पे अभी के अगर हालात पर गौर किया जाए, आपके पास वक्त था, आप देख सकते थे, समझ सकते थे सारी चीजें, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो विशेषज्ञ हैं बाकायदा उनसे चर्चा भी की गई होगी कि एक दूसरी लहर होती है, खासतौर पे जो दूसरे देशों में हमने देखा भी, और कई देश ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी लहर के चलते बाकायदा लॉकडाउन कर भी दिया है। तो ऐसे में क्या हम पूरी तरीके से ये कह दें कि लेसन लेने में कमी रह गई, कहीं ना कहीं चीजों को समझने में कमी रह गई है, और वही चूक जो पहले हुई थी, यानी कि 2020 में अगर देखा जाए तो वही चूक कि देर से लॉकडाउन लगाने की जो गलती हुई थी वही फिर से अगर देखा जाए तो रिपीट हो रही है, जिसके चलते आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। हम कहें कि सरकार है वो इस पे चिंतित नहीं है या जो एक्सपर्ट है उनसे बात नहीं कर रहे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हालात हैं। पूरी तरह से सरकार की चौकन्ना है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। हम लॉकडाउन का ऑप्शन कर रहे हैं कि भाई लॉकडाउन लगाएं या लॉकडाउन नहीं लगाएं, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम कोई लॉकडाउन
भी ऐसा किसी का कोई शौक या कोई काम नहीं है कि सरकार के भाई चलो लॉकडाउन लगा दो, मुझे इससे ये फायदा हो जाएगा, ये लॉकडाउन लगा दो तो हमें ये पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा, ये इकोनॉमिकल फायदा। लॉकडाउन लगाने से सरकार को क्या मिलेगा? लॉकडाउन लगाने पर सरकार को मिलेगा कि जो हमारी जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनकी लाइफ बची है, क्योंकि सरकार का भी नुकसान होता है। देखिए लॉकडाउन लगाने में जो कलेक्शन है भी आपने देखा, अभी है जीएसटी था, लेकिन पिछले दिन में 8-9 तो सरकार का भी नुकसान हुआ। तो सरकार लॉकडाउन लगाने से सरकार का कोई शौक नहीं है कि लॉकडाउन लगा तो कोई अच्छा है, हम ये मिल जाएगा या हमें पॉलिटिकली ये बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ जीत जाएंगे। लेकिन ये एक मजबूरी ऐसी है कि अगर जब ऐसा लगेगा कि भाई अब कोई और ऑप्शन, आप देखिए प्रियंका जी और देशों में क्या है। मेरी अभी आज और कल में मेरी बात हुई, मेरी लंदन में बात, मेरी डब्लिन में बात हुई, यूके का पार्ट है, वहां पर तो कंप्लीट लॉकडाउन। अभी तक उन्होंने 2020 अभी तक वहां खुला नहीं है। वहां पर आपको भी शायद आइडिया होगा, वहां पर तो यह है कि आप अपने पड़ोसी से भी नहीं मिल सकते, आप कितने किलोमीटर, आप मैक्सिमम, मैं डब्लिन में बात कर रहा था तो वहां बता रहे थे कि 5 किलोमीटर की रेंज है, बस 5 किलोमीटर की रेंज में आप अगर वॉक करने जाते हैं तो बस वो कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। 100% लॉकडाउन है। वो जो जिनको हम बोलते हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्री है, और वहां पर तो हम कहते हैं कि एक्सपर्ट भी शायद बहुत पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार हैं, डेवलप्ड हैं, वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो भी हम सोचते हैं कि शायद हमसे बेटर है। आज उन सब ये कहना है, जिस हिसाब से इंडिया में वैक्सीनेशन हो रही या जिस हिसाब से कंट्रोल किया है, यूके या यूरोप में, वो इसकी देखने को नहीं मिल रही। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस पर। तो मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, जिससे मैंने बात की, कहा कि इंडिया ने तो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रखा है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या वो लॉकडाउन या जो खुलने की बात है, लॉकडाउन की बात हो, इकोनॉमी की बात। हमें ये कहना, एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहे हैं हम। उस समय देखते, उस समय शायद मैं समझता हूँ माहौल ऐसा नहीं था। अगर हम 5-7-10 दिन एक्सपर्ट से बात करने पे लगा देते, हम लगाए या ना लगाए, तो स्थिति वो हो जाती। तो मैं बात कर रहा था, ना वेंटिलेटर है ना बेड, सड़कों पे हमारे लगता कि यार बॉडी हुई है, हम कैसे उनको हॉस्पिटल लेके जाएं। उस समय बहुत समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन लिया गया, तुरंत लॉकडाउन लगाकर वो जो एक संक्रमण की दर रोक दिया गया। अभी भी मैं ये कहूँगी, और ये हर चीज कहीं ना कहीं, मैं अभी पढ़ रहा था, आज ही पीयूष गोयल जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि भाई क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी। पहले वो कहते थे कि उन्होंने कहा कि हाईएस्ट एवर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और कोविड। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हुआ 4,300 रूट किलोमीटर हुआ, 2021 में वो 6,015 रूट किलोमीटर किया। और ये जो काम हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन का, इसके लिए जो मजदूर भाई हैं हमारे, उनका भी सहयोग है, तो भी काम किया होगा, उन्होंने भी ज्यादा कुछ अपना रोजगार कमाया होगा, कमाए होंगे। कुछ समय के लिए सही है कि कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं भी कहूंगा, जैसे मैं कह रहे थे कि अगर जिंदगी नहीं बचेगी, देखिए फैक्ट्री में जाने की बात करते हैं हम, अगर ये कहें कि फैक्ट्री लगी, वर्क को जाने दिया जाना चाहिए, तो ठीक है, वो हो सकता है शाम को 200, 500, 1000 रुपए कमा के आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो साथ में 1000 रुपए के साथ में एक कोरोना का संक्रमण भी अपने साथ करा गया, और उसके जो परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उनके पेरेंट्स हैं, परिवार तो सबका है, वो साथ में 1000 रुपए उनको देता है, 2000 रुपए उनको देता है, या 500 रुपए देता है, और साथ में वो जो कोरोना का जो संक्रमण है वो भी उनको पास ऑन कर देता है, खुद अपने आप भी झेलता है। अब बताइए सरकार क्या कर सकती है? तो हमें इसको, ये पहले भी ने कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ कि देखिए ये हमारे हाथ में है। हम अगर इसको चाहते हैं, लॉकडाउन को भी, और साथ में ये जो संक्रमण है, इसके जो होने वाले जो नुकसान है, हमने झेला है। मैं आपको बताता हूँ, आपके भी बहुत सारे जानने वाले ऐसे होंगे, मेरे भी जानकारी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को खो दिया है, और जो खो दिया है उसका जो दुख है और उसका जो तरीका है, लोगों को खोने का जो तरीका है, कि आप उनके साथ जा नहीं, पर डेड बॉडी को आप छू नहीं सकते, आप उनसे पीट नहीं सकते। मैंने देखा है अपने कई जानने वालों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, वो देखकर बड़ा दुख होता है। तो पहले हम इकोनॉमी बचाएं, या पहले कोरोना से जो ये महामारी है वो बचाएं। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो लबुलवाब ये निकलता है, वर्क फ्रॉम होम में भी काफी काम कर सकते हैं। और देखिए जहां तक है, हमारे जो है, जो फूड है,
ये जो डिलीवरी बॉय है, ये इन लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, तो यानी ऐसा कि नहीं है कि एक तरह से अगर देखा जाए मुकेश जी, लबोलाब नहीं निकलता है कि कोरोना अगर जान के लिए खतरा है तो वहीं लॉकडाउन जहान के लिए भी रिस्क है। एक बात बताइए कुणाल जी, अभी ठीक है, ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर संक्रमण रोकना है तो उसके लिए एहतियात बरतने की भी जरूरत है और कदम उठाने की भी जरूरत है, सरकार को भी और उसके साथ साथ जो आम लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं सचेत रहने की अब ज्यादा जरूरत पड़ रही है। लेकिन क्या लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, इन दोनों के बीच में कोई और भी विकल्प नजर आता है क्या? विकल्प तो आई थिंक जैसा हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, आई थिंक विकल्प इज जो सोच समझ के आप लोग जो अननेसेसरी नॉन नेसेसिटी ट्रैवल है और जो नॉन नेसेसिटी पब्लिक अपीयरेंसेस हैं उनको जो बचाया जा सकता है, आई थिंक उसकी सख्त जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली भारत में डिसिप्लिन एज अ प्रैक्टिस, एज अ सोशल प्रैक्टिस हम लोगों के यहाँ बहुत रेगुलर, हर घर का अपना पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, बट इन जनरल जैसे ही बाहर आप निकलते हैं तो डिसिप्लिन एज सच हमारे कल्चर में या हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में है नहीं। तो कंट्रोल करना, जैसे उद्धव ठाकरे जी ने कल परसों बयान दिया कि अगर आप लोग अपने में नहीं मानेंगे, इफ इन केस अगर आप अपने खुद की पर्सनल हिदायत नहीं लेंगे तो मुंबई में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब जिसको पर्सनल हिदायत लेनी है वो ले ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कैजुअल हैं। बहुत सारा जो हमारा ओवरऑल व्यवहार निकल के, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुकेश जी ने भी उसका बहुत अच्छा और लंबा और बहुत गंभीर आंसर दिया है, लेकिन आपका क्वेश्चन भी बड़ा डीप था कि क्या भारत ने ही इस चीज को कैजुअली ले लिया है, जहाँ पे मान लीजिए जिस शहर में 200-300 केसेस हो गए थे महीने के, अब उस शहर में से वापस 8,000 केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस शहर ने क्या कोई गलती करी? क्या कोई चीज जो कर सकता था जो उसने नहीं करी? आई थिंक कहीं ना कहीं कैजुअल ले लिया कि अब तो चला गया कोरोना। कहीं पे भी हम रेस्टोरेंट्स में गए, कहीं बाहर गए, कोई त्योहार ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मनाया हो पिछले 6 महीने में, कोई ऐसा पब्लिक इवेंट नहीं है जो नहीं करा हो। पॉलिटिक्स यहाँ की देश की रुकी नहीं है। पॉलिटिकल रैलीज में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख लोग आ रहा है और बिना मास्क के आ रहा है। उसमें तो कोई किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी प्रकार का है ही नहीं। और हमारे यहाँ 2 बार अब इलेक्शन हो चुका है, जिसके अंदर हमने देखा है कि कहीं पे भी अभी जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन जो हो रहा है, जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई हिदायत, कोई पर्टिकुलर कोई डिस्टेंसिंग रखी गई हो, उसका तो कहीं पे भी कोई जिक्र ही नहीं है। इनफैक्ट जब आप पॉलिटिक्स में हैं, जब आप उतरे हुए हैं फील्ड पे, तो आप तो चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके, हर घर से बंदा बाहर निकल के आए, हर घर में बंदा घुस के उनसे मिलने जाए। तो आप तो जी समझ सकते हैं, अगर मुश्किल से एक इतनी बड़ी भीड़ में, 1 लाख लोगों की भीड़ में अगर मुश्किल से 100 लोग भी अगर संक्रमित निकले तो वो कितना बड़ा कहर ढा सकते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ। तो हर आदमी से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो अननेसेसरी ट्रैवल, अननेसेसरी पब्लिक अपीयरेंस है, इसको रोका जा सकता है। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, आई थिंक कहीं ना कहीं जिन व्यवसायों को समझना था, अपने आप एक ऑल्टरनेट निकालना था, कि जो व्यवसाय फिजिकल अटेंडेंस की जगह, जहाँ पे फिजिकल ना जाने की जगह जिनका नेटवर्क से काम हो रहा है, जैसे आपके यहाँ न्यूज चैनल, मीडिया भी बहुत बड़ा एक प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन आप लोग जैसे अपने न्यूज चैनल्स को मेंटेन कर पा रहे हैं। न्यूज़पेपर्स में भी अब हम देख रहे हैं कि जितना एडिटर निकाला गया था, कहीं ना कहीं वापस जो न्यूज़पेपर जो 6 पेज 10 पेज का हो गया था, वो वापस अब 25 पेज का होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक न्यूज़पेपर वाले भी समझ गए हैं कि एडिटोरियल का काम घरों से हो सकता है। आप लोग भी मीडिया में भी जैसे बहुत सारा, अब ये जितना भी न्यूज है, अब न्यूज स्टूडियो में आने की जरूरत नहीं है। अब कहीं ना कहीं स्काइप के थ्रू आप काम कर रहे हैं। तो जिस इंडस्ट्री को सीखना था, समझना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, कुछ गवर्नमेंट ने समय दे दिया, कुछ गवर्नमेंट ने समय ले लिया, और कुछ कहीं ना कहीं कंपनियां सीख गई जिनको खड़ा रहना है। लाइफ हैज टू गो ऑन, शो हैज टू गो ऑन, दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी, बट बहुत ही अच्छा गंभीर विषय है आपका कि अगर इसी को अगर 1 साल 2 साल भर अगर ऐसे ही चलेगा, और जिसमें हम देख रहे हैं कि कई वेरिएंट्स आगे कोरोना वायरस के, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वायरस ऑफ जो जिसे हम कोविड-19 या वो जो वायरस का एक पर्टिकुलर नाम था, कि वही वायरस इस टाइम पे चल रहा है। आई थिंक
जैसा कि रिसर्च बताती है कि 7 अलग अलग तरीके के वायरसेस चल रहे हैं, म्यूटेंट्स हैं, म्यूटेशंस हो रही हैं उसकी लोकल वायरसेस के साथ इंडिया में। और अगर हम यही सिलसिला देखें तो शायद अगले 2 साल तक अलग अलग म्यूटेशन होती रहेंगी इसी वायरस की। और अगर हमें ऐसे में जीना है तो ऐसे में किस तरीके से ऐसे जिए कि उसका प्रभाव ना इकोनॉमिक्स पे पड़े और ना किसी व्यक्तिगत किसी की लाइफ पे पड़े। बिल्कुल। तो उसके लिए जो फर्स्ट इज अपने घर से अपने आप से शुरू करते हुए अगर हर आदमी अपने आप में हिदायत बरतने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव एक पूरा का पूरा सोसाइटी के ऊपर डेफिनेटली नजर आएगा। बिल्कुल। दूसरा, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की बहुत सख्त जरूरत है। जैसा पंकज जी ने भी बताया, आई थिंक कि कहीं ना कहीं जैसे अब एक स्टेट है जो निकल चुकी है इस टाइम पे, यू नो, एक लेवल के बियॉन्ड जा चुके हैं, तो उसमें शायद लॉकडाउन लगाने की जरूरत है महाराष्ट्र में इस टाइम पे। बिकॉज और महाराष्ट्र में भी सब जगह लगाने की जरूरत नहीं है, मे बी कुछ पार्ट्स होंगे, बॉम्बे के भी कुछ पार्ट्स होंगे, या जैसे नागपुर में लगाया गया था लॉकडाउन, ऐसे 2-3 शहर ही होंगे। जैसे अर्बन शहर हैं, कितने अर्बन शहर है हमारे यहाँ, अर्बन शहरों में भी यू नो कोई पॉकेट होगा जहाँ पे मान लीजिए आपको आइडेंटिफाई हो गए कि ये क्लस्टर्स हैं, दीज आर रेड जोन, और वहां पे आपको इंश्योर करना है कि वहां पे 0 ट्रांसमिशन रहे एनी फर्दर। तो 21 दिन का जो आइसोलेशन है उसको पूरा 100% करने की सख्त जरूरत है। ठीक है। एक की वजह से 100 लोगों को इम्पैक्ट ना हो, इसका आई थिंक देखना, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज ये तो करना बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, ठीक है। कपिल जी, अभी जिस तरह से कह भी रहे थे बाकायदा, कुणाल जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कई जगहों पे लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन अगर बात की जाए गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जीडीपी में 32% का इनका योगदान है। मान लीजिए लॉकडाउन हो भी जाता है कई जगहों पर, तो फर्क तो पड़ेगा ना आर्थिक व्यवस्था पर। और खासतौर पर दूसरा पहलू जिसको भी रैलियों को लेकर भी बाकायदा ही कह रहे थे, उस बाबत भी यहाँ पे सोचने की जरूरत है। जी, लॉकडाउन लगेगा, इकोनॉमी पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता नहीं है। और जैसे आपका पुरुष सवाल, क्या लॉकडाउन ही एक रास्ता है, मैं उससे स्ट्रांगली डिफर करता हूँ। अगर हमें मान लीजिए किसी को बैक पेन हो जाए और वो दवाई ले ले, तो दवाई उसका सोल्यूशन नहीं है। दवाई तो उसको सिम्टम्स को ठीक करता है कि अच्छा पेन रुक गया, बट उसको एक्चुअल इलाज तो करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी जो करनी। सिमिलरली लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुक सकता, वो तो एक शॉर्ट टर्म है। हमको ये तो है नहीं 1 साल के लिए लॉकडाउन कर देंगे, चलो 10 दिन 15 दिन शॉर्ट टर्म सेलेक्टिव पॉकेट्स में कर दिया, जस्ट टू डिले, टू ब्रेक द चेन, बट दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। ऑल्सो तो हमारा खुद का देश का जो परिणाम रहा, वो लॉकडाउन के टाइम पे तो एनीवे ग्रोथ नहीं थी। लॉकडाउन हमने मोटा मोटी मई में बंद कर दिया था, उसके बाद सितंबर में जाके हम पीक पे पहुंचे, which was around 97-98,000 cases per day, और उसके बाद कोई लॉकडाउन नहीं था, और फरवरी में हम एकदम करीब 8-9 हजार केसेस पहुंच गए थे, 8,500-9 हजार, 8,500 लोएस्ट था फरवरी में। तो ये बिना लॉकडाउन के हमने अचीव किया। इसलिए लॉकडाउन सोल्यूशन है ही नहीं और सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि हम सब अपना ध्यान रखें। वैक्सीनेशन अब हो रहा है, रैंप अप वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं, केयरफुल रहें, मास्क और बाकी जो एसेंशियल्स हैं उसका ध्यान रखें, दूसरे देशों से जो सीख सकते हैं सीखें, वही एक्चुअली सोल्यूशन है। ताकि और फालतू ट्रैवल ना करें, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करें। जैसे कि उत्तज ने बताया, आप लोग मीडिया इतने अच्छे ढंग से काम कर पा रहे हैं बिना ट्रैवल के, आज बिना कोई स्टूडियो में आए, उसी तरह से काफी लोग और सब यूज्ड टू हो गए हैं, सबने रास्ता निकाल लिया है। लॉकडाउन में काफी लोगों ने काम किया और इसी तरह से करते रहे, वो सब किया जाए, लाइफस्टाइल में परिवर्तन किया जाता है, ये नई लाइफस्टाइल को अपना पार्ट बनाया जाए। हमें मानना पड़ेगा कि यही है, और यही मैं मानता हूँ कि सोल्यूशन। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, मुकेश जी, कपिल जी, कुणाल जी और पंकज जी, आप चारों का जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए इस चर्चा में। तो लॉकडाउन अगर देखा जाए तो अगर संक्रमित मामले बढ़ते रहते हैं तो सरकार को इस पर विचार करना होगा, खासतौर पे जैसे कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी। लेकिन ऐसे में जरूरत है कि सेल्फ डिसिप्लिन आप कितना करते हैं, जो खामखा की चीजें हैं उनको करने से बचें। मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, हाथ बार बार धोने की जरूरत है, जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना बहुत जरूरी, क्योंकि जान और जहान दोनों जरूरी है और जान सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए।